हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत में बाघों का स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। लेकिन इसी टाइगर स्टेट में इस समय बाघों की मौत चर्चा का विषय बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों में 2 बाघों की मौत हुई है शहडोल इलाके में। और जनवरी से लेकर 1 जनवरी से अभी तक की अगर बात करें तो जनवरी फरवरी में ही करीब करीब 10 बाघों की मौत हो चुकी है। पिछले साल की अगर बात करें तो 2025 में 55 बाघों की मौत हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था 1973 में, उससे 52 साल के बीच में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर है। 1 साल के भीतर 55 बाघों की मौत है। तो अब मध्य प्रदेश में यह चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए इसके कारणों को देखें। देखिए, बाघों पर मंडराता संकट मध्य प्रदेश की चुनौती है। टाइगर स्टेट में बढ़ती मौतों के कारण और निवारण जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो प्रोजेक्ट टाइगर के 52 साल की सफलता है और दूसरी तरफ 2026 ने बहुत ही खराब शुरुआत की है। मैं आपको बता दूं, जबलपुर का जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जबलपुर में, उसने जांच का इसमें 20 जनवरी को ही अपने आदेश में जांच के लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया था और उससे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह दिया था। तो 2026 की शुरुआत ऐसी खराब हुई है। जनवरी फरवरी 2026 में अब तक बाघों की जो मौत हुई है वो 10 है और ताजा घटना शहडोल की है और जयसिंह नगर रेंज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर एक मेल और एक फीमेल टाइगर और टाइग्रेस का शव मिला है। ठीक है, अब जरा ग्राफ को देखिए। पिछले साल मैंने बताया, अब तक 1973 के बाद से देखेंगे तो पिछले 52 साल में 1973 वो साल है जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था और उस समय से अब तक 52 साल बीत चुके हैं। तो पिछले 52 साल में सबसे बड़ा नंबर है 1 साल के भीतर, यह है 55। उसके पहले 45 बाघ मारे गए थे 2024 में, 43 मारे गए थे 2023 में और 2022 में 34 मारे गए थे। तो ये ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना होगा, क्योंकि 55 मौतों के साथ पिछले साल सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौत के कारणों की बात करें तो देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। आपको पता है ऑलरेडी कि बाघों का शिकार भी किया जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो दिखता है वो दिखता है कि पिछले साल जितनी मौतें हुई यानी 55 मौतें हुई, उनमें से 11 बाघों की मौत अननेचुरल डेथ थी। नेचुरल डेथ होना तो एक अलग बात हो गई कि भाई आपसी संघर्ष में मारे गए, अगर 2 बाघों की लड़ाई हुई उसमें मारे गए, तो वो तो कुदरत के हिसाब से ही चीजें चल रही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। उनको भी बचाने का, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है बाघों की, जितना ज्यादा आप कंजर्व कीजिएगा उतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी और उसी हिसाब से ये कैजुअलिटीज होंगी। लेकिन ये जो 11 अप्राकृतिक मौतें हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। इसमें से 8 को करंट लगने से उनकी डेथ हुई थी। तो करंट लगने से डेथ क्यों होती है कि किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अवैध रूप से ये बाड़ लगाते हैं, जो कि बिजली के तार होते हैं। ठीक है, इसमें करंट होता है, तो नंगे तारों का प्रयोग किया जाता है और जो कि अलाउड नहीं है, अवैध है, लेकिन ऐसा किया जाता है और बाघ अनजाने में इसके शिकार हो जाते हैं तो मारे जाते हैं। अन्य खतरों की बात करें तो एक मेजर जो रीजन है वो है बाघों का आपसी संघर्ष, जो कि इनकी टेरिटोरियल को लेकर लड़ाई होती है। टेरिटोरियल फाइट होता है, आपसी संघर्ष होता है, वर्चस्व की लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं, क्षेत्र को लेकर लड़ाई होता है जब इनमें, तो ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। और क्योंकि ये इनको ऐसा नहीं है कि तुरंत इलाज मिल जाए, ये किसी अपना जंगल के एरिया में आपसी लड़ाई में घायल होकर पड़े हुए हैं, धीरे धीरे इनको इन्फेक्शन होता है और ये मर जाते हैं। तो बाघों के अधिक घनत्व के कारण इलाकों के लिए जो लड़ाई होती है, इसमें भी मेजर कैजुअलिटी होती है। और तीसरा, आपको पता है, शिकार एक बड़ा रीजन है। शहडोल घटना में शिकार के एंगल की भी जांच की जा रही है और वहां के जो वाइल्ड लाइफ अधिकारी हैं उन्होंने ये मना नहीं किया, खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम शिकार वाले एंगल को भी खारिज नहीं कर रहे हैं, जांच जारी है। तो ये भी एक बड़ा एंगल है कि क्या बाघों का शिकार भी हो रहा है। चिंताजनक क्यों है? इसलिए क्योंकि भारत ने 5 डेकेड तक कड़ा संघर्ष किया है। एक समय बाघों की संख्या बहुत कम थी, अब तो 3600 से ज्यादा बाघ इंडिया में हैं। बाघों की डेंसिटी सबसे ज्यादा है इंडिया में और सबसे ज्यादा नंबर भी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की विरासत को संभालने के लिए, इसको संभाले रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए, 1973 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत, इस एक्ट 1972 का एक्ट था और इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में। 1973 में घटती आबादी को बचाने के लिए इसको शुरू किया गया था और आज ये एक वैश्विक मिसाल है। विश्व का सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रम है 2025 में प्रोजेक्ट टाइगर।
वैश्विक उपलब्धि की बात करें तो आप नंबर से अंदाजा लगाइए कि 1411 बाघ हुआ करते थे 2006 में, जो 2022 में मात्र 16 साल में बाद बढ़कर 3682 बाघ हो गए, यानी 2.5 हो गए। अब ये आंकड़ा और ज्यादा होगा क्योंकि हम 2026 में आ चुके हैं, लेकिन 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 3682 बाघ उस समय मौजूद थे, जो कि जब गणना की गई तो पता चला। तो दुनिया के 75% जंगली बाघ भारत में हैं। आप समझ सकते हैं कि बाघों की दृष्टि से भारत ने कितना बड़ा काम किया है, बाघों का कंजर्वेशन किस लेवल पर इंडिया ने किया है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी की गई। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में तय किया गया था कि बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए यह टारगेट किया गया था, उससे 4 साल पहले भारत ने तय कर लिया। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर आप इस टेलीग्राम में स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं। सुरक्षा के विशाल ढांचे की बात करें तो 57 नहीं 58 हो चुका है। 58 टाइगर रिजर्व हैं इस समय इंडिया में, और 83,000 के करीब, ये एरिया कम ज्यादा हो सकता है लेकिन 83,000 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में मौजूद है। इसका संचालन जो संस्था करती है उस संस्था का नाम है एनटीसीए, जो अथॉरिटी करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। एनटीसीए के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं, ये पर्यावरण मंत्री होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं, चेयर करते हैं, ठीक है। और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं पर्यावरण के केंद्र में, वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। बाकी इसमें सेक्रेटरी, जो पर्यावरण मंत्रालय के तहत जो भी सेक्रेटरी है भारत सरकार का, वो भी रहता है, और बाकी मेंबर्स भी होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, आपके अथॉरिटी है, आपके एग्जाम के लिहाज से भी एनटीसीए, और यही टाइगर रिजर्व्स की घोषणा के लिए रिकमेंडेशन का काम इसी का है, अंतिम तौर पर इसको फाइनल करना होता है, ठीक है। एनटीसीए, इस अथॉरिटी को बनाया गया था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में संशोधित किया गया था, उस समय एनटीसीए को एस्टेब्लिश किया गया था। वन विभाग की जवाबी कार्रवाई को अगर देखेंगे तो वन विभाग क्या कर रहा है भाई, लाइन पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है तुरंत, फसल और जंगल के किनारों पर निरंतर गश्त शुरू हो जाती है, तार हटाओ अभियान जो कि अभी भी किया जा रहा है, शाम और सुबह के समय अवैध तारों की खोज करके उन्हें हटाने का काम चल रहा है इस समय, और वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाती है, सिंचाई वाले क्षेत्र और पंप कनेक्शनों की मैपिंग की जाती है, संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाती है, और निगरानी और मैपिंग की नई स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, ठीक है। वन और विद्युत विभाग दोनों मिलकर संयुक्त अभियान चला रहे हैं, स्थानीय बिजली वितरण स्टाफ के साथ संयुक्त टीमें चल रही हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक तो वन विभाग है, दूसरा विद्युत विभाग है, क्योंकि ज्यादातर मौतें जो हो रही हैं करंट लगने से हो रही हैं। तो अनऑथराइज्ड जो एग्रीकल्चर के कनेक्शन हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं, उन कनेक्शंस को हटाने का काम हो रहा है, दोनों की संयुक्त टीमें कर रही हैं। इलीगल तरीके से विस्तारित लाइनों की पहचान की जा रही है, और सुरक्षित वायरिंग के लिए नोटिस भी जारी किया जा रहा है। ये दोनों विभाग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। न्यायिक हस्तक्षेप की बात करें तो एमपी हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था अपने 20 जनवरी की ही सुनवाई में, उसने नोटिस जारी किया था मध्य प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, और अवैध तार बिछाने वालों के खिलाफ आपराधिक केस करने और इसे केवल दुर्घटना नहीं मानने की बात हाईकोर्ट के द्वारा की गई थी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार कितनी संवेदनशील तरीके से इस मामले को डील करती है, कोर्ट का क्या आदेश होता है, और क्या शिकार वाला एंगल भी इसमें हो सकता है, इसकी जांच की भी जरूरत है। संघर्ष की जड़ की बात करें तो देखिए, आपको पता है, आपने हमेशा सुना होगा कि दरअसल हमने जंगलों को काट काट करके ही अपने रिहाइश, अपने घरों को बनाया और अपने खेतों को बसाया है, ठीक है। तो किसान खेत में, किसानों की जरूरतें हैं, उन्हें सिंचाई करवानी, बाघों की आवाजाही, डेंसिटी बढ़ गई है, जंगल के इलाके से निकल निकल के बाघ आ जाते हैं जब रिहायशी इलाकों में, तो ये कन्फ्लिक्ट जोन की तरह हो जाता है। अब सिंचाई की जरूरत है तो किसान तार लगाएंगे ही, अपने फसल की रक्षा करेंगे ही। सिंचाई के मौसम में करंट से होने वाली मौतों में उछाल आ जाता है, तो किसानों की आजीविका को और वन्यजीव सुरक्षा को, दोनों के बीच संतुलन साधना, ये एक बड़ा चैलेंज है जो सरकार को अपने लेवल पर करना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।